Hi everyone, welcome to this next lecture in our ethics series. इस लेक्चर में हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की. नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मीन्स. ठीक है, हर साल एथिक्स में एक क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमोशनल इंटेलिजेंस से आएगा ही आएगा. एथिक्स का पेपर इज इनकम्प्लीट विदाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. अब इमोशनल इंटेलिजेंस से पहले हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है इमोशंस क्या होते हैं. व्हाट आर इमोशंस? तो वी ऑल नो दैट फीलिंग ऑफ सैडनेस, हैप्पीनेस, जॉय, ग्रीड, जेलिसी, ये सब होते हैं इमोशन के टाइप्स. ठीक है, दीज आर ऑल वेरियस इमोशंस जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम फेस करते हैं. ठीक है, अब हर इमोशंस के साथ ना 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हमें याद रखने की ज़रूरत है. हर इमोशंस के साथ एक होता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एक होता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और एक होता है बिहेवियरल रिस्पॉन्स. अब मान लो तुम दिल्ली की सड़कों पे गाड़ी चला रहे हो. ठीक है, रात को तुम ड्राइव कर रहे हो और एक बंदा आता है, हॉन्क करता हो तुम्हारे साइड से, रैशली बहुत ओवरटेक करके निकल जाता है. अब इस केस में क्या होगा? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या होगा? तुम फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, गुस्सा आएगा. सो दिस इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हमारे केस में. फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होगा उसमें? हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हो सकता है हम स्वेट करने लग जाएँ, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाए. सो दैट विल बी द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. अब उसके बाद बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या होगा? वी विल स्टार्ट हॉन्किंग, या तो हम हॉन्क करेंगे उसको, ठीक है, या अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेंगे. तो दिस विल बी द बिहेवियरल रिस्पॉन्स. अब इमोशंस की डेफिनेशन रट लो. इमोशन क्या होती है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन स्टेट दैट इन्वॉल्व 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स. समझ लिया हमने क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एक होता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और होता है हमारा बिहेवियरल रिस्पॉन्स. अब ये एक जुमला है. It is the glue that holds the cells of an organisms together. All right. So emotions is a glue that holds the cells of an organism together. अब इमोशंस की सिग्निफिकेंस क्या है? इमोशंस ही वही चीज़ है जो अजीम प्रेमजी जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट को मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी पूरी अपनी पूरी वेल्थ डोनेट कर दे फॉर चैरिटी. या फिर यही इमोशंस ओसामा जैसे टेररिस्ट को मोटिवेट करते हैं कि वो बम से जाकर उड़ा दें. ठीक है, सो इमोशंस क्या करते हैं? दे मोटिवेट अस टू एक्ट, दे मोटिवेट अस टू टेक एक्शंस. ऑलराइट, सो अब मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया. ठीक है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, तो तुम्हारे साथ क्या होगा? क्या फीलिंग्स आएगी? फीलिंग ऑफ गिल्ट, रिमोर्स, एंगर. अब उस सब चीज़ों को तुमने चैनलाइज किया और तुमने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. तुमने बोला अब तो रैंक 1 में ही लाकर दिखाऊंगा. ठीक है, तो इमोशंस ने तुम्हें मोटिवेट किया टू एक्ट. फिर इमोशंस क्या करते हैं? दे मेक अस इफेक्टिव. ठीक है, अब इफेक्टिवनेस क्या होगी? मान लो मेंस को बचे हैं 10 दिन, तो इमोशंस आएगा फियर. फियर आएगा तो तुम उठकर पढ़ने बैठ जाओगे. रात को तुम 8 घंटा सो रहे थे, अब तुम 6 घंटा सो रहे हो, नींद ही नहीं आएगी. तो इमोशंस क्या कर रहे हैं? फियर ऑफ एग्जाम्स. बट वैसे फियर इतना ज़्यादा लेना नहीं है, रिलैक्स रहकर पढ़ना है. इमोशंस क्या कर रहे हैं? तुम्हें मेक इफेक्टिव बना रहे हैं. ठीक है, अब जो चीज़ पहले तुम 6 घंटे में पढ़ पा रहे थे, वो अब 3 घंटे में पढ़ पा रहे हो. तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं इमोशंस. सो दिस इज़ हाउ इमोशंस आर हेल्पिंग यू इफ प्रॉपर्ली मैनेज्ड. उसके बाद एसेंशियल फॉर जजमेंट. कोई भी हमें एक्शन लेना है, उसमें इमोशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. इट इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ. ये याद रखना, इफ़ वी वांट टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, इट कैन ओनली बी डन इफ़ वी मैनेज अवर इमोशंस प्रॉपर्ली. इमोशंस मैनेज किए बिना ये अचीव करना पॉसिबल नहीं होता. तो इट इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ. ऑलराइट, फिर ये हमारी रीजनिंग बढ़ाते हैं, बिल्ड ट्रस्ट एंड कनेक्शंस. अब हमारी सोसाइटी हो, फैमिली हो, या रिलेशनशिप्स हो, पर्सनल रिलेशंस हो, या फिर वर्क प्लेस हो, कहीं पर भी विदाउट इमोशंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जिस्ट. हमारे जितने भी रिलेशंस हैं, जितने भी कनेक्शंस हैं, सारे किसके बेसिस पर बेस्ड हैं? दे आर ऑल बेस्ड ऑन इमोशंस. ऑलराइट, तो वो क्या करता है? वो हमारा ट्रस्ट और कनेक्शंस बढ़ाता है.
इसके अलावा इट एनहांसेस अवर रीजनिंग, और एक पॉइंट तो हमेशा रट कर रख लेना कि एथिक्स का पेपर है, इमोशंस हेल्प्स अस इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। ऑलराइट, तो ये हमने समझ लिया अब इमोशंस क्या होते हैं। ठीक है, हर इमोशंस के तीन डिस्टिंक्ट कंपोनेंट है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, बिहेवियरल रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर से सोच के देखो कोई एग्जांपल। मान लो तुमने प्रीलिम्स का रिजल्ट खोला था, प्रीलिम्स का रिजल्ट खोला, अपना रोल नंबर सर्च किया, रोल नंबर सर्च किया, तुम्हें रोल नंबर दिख गया। तो अब क्या होगा, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या होगा, यू विल बी फीलिंग हैप्पी, यू विल बी फीलिंग एक्साइटेड। ठीक है, अब उसके बाद फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होगा, रिजल्ट से आने से पहले ही तुम्हारी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी। अब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या हुआ, तुम्हारी हार्ट बीट स्लो हो गई, तुम रिलैक्स हो गए, मन बिल्कुल शांत हो गया। दैट इज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिर बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या हुआ, तुम यू बिकेम हैप्पी, यू कॉल्ड योर पेरेंट्स, यू कॉल्ड योर फ्रेंड्स। ठीक है, तुमने सबको बताया। ऑलराइट, तो ये हुआ हमारा बिहेवियरल रिस्पॉन्स। तो दिस इज हाउ इमोशंस वर्क। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन स्टेट जिसपे तीन कंपोनेंट होते हैं। ऑलराइट, अब हमने इमोशन समझ लिया, तो अब चलते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस की ये डेफिनेशन रट के रखो। जब भी इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आएगा तुम्हें ये डेफिनेशन लिखनी ही लिखनी है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, इमोशंस और इंटेलिजेंस, यानी कि हमारा इमोशंस और रीजन को आपस में बैलेंस आउट करना। सो दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस, अपने इमोशन समझना, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस, दूसरों के इमोशन समझना, एंड देन बिहेविंग बाय रेगुलेटिंग अपने इमोशंस को इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर। दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने इमोशंस को समझो, उन्हें रेगुलेट करो, दूसरों के इमोशंस समझो। ठीक है, फिर देन रेगुलेटिंग इट इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर। अभी अब आगे एग्जांपल देखते हैं कुछ। ऑलराइट, इसके साथ एक जुमला है, ये इसको रट लेना, इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में यू कैन इजीली यूज इट, दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज not the opposite of intelligence. It is not the victory of heart over mind, heart over head, but a unique intersection of both. ठीक है, सो दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। अब एग्जांपल देखो इमोशनल इंटेलिजेंस के। सबसे पहले आएगा हमारा एम एस धोनी, कैप्टन कूल। सबको पता है धोनी को क्या बोलते हैं, कैप्टन कूल। क्यों, बिकॉज ही नोज हाउ टू मैनेज हिज इमोशंस वेल। ही इज अ पर्सन विद वेरी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। चाहे आखिरी बॉल पर 6 रन चाहिए हो, तभी वो काम कूल रहकर खेलता था, एंड ही हेल्प इंडिया विन लॉट ऑफ कप्स। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे लॉर्ड श्री कृष्णा है। महाभारत में क्या हुआ, महाभारत की बैटल फील्ड में अर्जुन को क्या हुआ था, अर्जुन वॉज फेसिंग अ इमोशनल टर्मोइल, डिलेमा में था, हथियार छोड़कर बैठ गया, दैट आई वोंट फाइट। ठीक है, एक तरफ उसकी फैमिली और दूसरी तरफ धर्म की साइड। ठीक है, तो फिर क्या किया, लॉर्ड श्री कृष्णा ने अर्जुन को हेल्प किया कि कैसे अपने इमोशंस मैनेज करने की जरूरत है एंड कैसे हमें एक्ट करना है। ऑलराइट, सो लॉर्ड कृष्णा वाज अ पर्सन विद ग्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस, चाहे जितनी भी प्रोवोकेशन की, कुछ भी हुआ। सो ही शोड ग्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड अल्टीमेटली ही हेल्प्ड पांडवास विन द महाभारत वॉर। ऑलराइट, अब देखो गांधी जी के केस में क्या हुआ, गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया था उठा के। अब चाहे तो गांधी जी गुस्से में आकर कुछ ना कुछ एक्ट कर सकते थे, उस टाइम पे प्रोटेस्ट कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट उन्होंने क्या किया, ही चैनलाइज हिज एंगर। अपना एंगर, उन्होंने गुस्सा चैनलाइज किया, और उसके बेसिस पर उसके बाद उन्होंने समझा कि दिस इज नॉट जस्ट अगेंस्ट मी, बाकी पूरी इतने सारे लोगों के साथ वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उसके बाद ही स्टार्टेड द मूवमेंट। ऑलराइट, अब और क्या हुआ, तुम्हें पहले ही बोला मैंने कि एथिक्स के आंसर्स आर इनकम्प्लीट विदाउट माइथोलॉजी के एग्जांपल्स। एथिक्स के आंसर्स में माइथोलॉजी के एग्जांपल्स तुम्हें डालकर ही आने हैं। ऑलराइट, तभी एक आंसर अच्छा बन पाता है जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स एग्जांपल्स उसमें यूज़ करो, और एथिक्स के आंसर्स में माइथोलॉजी के एग्जांपल ज़रूर डालना। अब रावण के केस में क्या हुआ, सबको पता है रावण वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, बहुत बड़ा विद्वान था, बट ही वॉज नॉट able to manage his emotions of anger and revenge. उसे क्या लगा कि शूर्पणखा के साथ गलत हुआ, अब मैं उसका बदला लूंगा। सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि शूर्पणखा अब गलत थी, तो रावण ने
रिवेंज से एक्ट किया एंड वो सीता माँ को ले गया। ठीक है, सो विच लेड टू हिज डिफीट एंड विच लेड टू हिज डाउनफॉल। ठीक है, तो रावण वॉज नॉट एबल टू मैनेज हिज इमोशंस। दिस इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज इमोशंस, और इसीलिए ईआई होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट द ऑपोजिट ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज़ द विक्ट्री ऑफ हार्ट ओवर हेड। समझ गए ईआई क्या है? अपने इमोशंस को समझना, दूसरों के इमोशंस को समझना, और फिर अपने इमोशंस को ऐसे रेगुलेट करना इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ईआई, रट लो। अब इसके बाद एक हैं हमारे डैनियल गोलमैन साहब। जब भी इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आएगा, तुम्हें इनका नाम वहां पर लिखकर आना ही आना है। ठीक है, इनका नाम लिखना ही लिखना है उधर। उन्होंने दिया है फ्रेमवर्क फॉर ईआई या फिर कंपोनेंट्स फॉर ईआई। ठीक है, अब ये डैनियल गोलमैन साहब ने दिए हैं हमारे फ्रेमवर्क फॉर ईआई। देखते हैं। सबसे पहली क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, फिर है सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। अब इसे याद करने का, समझने का तरीका देखो। इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स हैं ये। तो सबसे पहली चीज़ आती है, हमें अपने इमोशंस पता होने चाहिए, हमें उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो रिकॉग्निशन ऑफ हमारे इमोशंस यानी कि सेल्फ इमोशंस। तो ये हो गया हमारा सोशल अवेयरनेस। जब हम अपने इमोशंस के बारे में जानते हैं, वी आर अवेयर ऑफ देम, वी रिकॉग्नाइज देम, सो दिस इज सोशल अवेयरनेस। नाउ अब जब हम उन्हें रेगुलेट करेंगे, सो दैट बिकम्स सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, तो पहला बन गया हमारा सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा बन गया हमारा सेल्फ रेगुलेशन। ऑलराइट, उसके बाद आएगा हमारा सोशल रेगुलेशन। जब हम दूसरे के इमोशंस को समझेंगे, वी आर पुटिंग आवरसेल्व्स इन द प्लेस ऑफ अदर्स, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्पैथी। ऑलराइट, सो दिस इज सोशल रिकॉग्निशन। उसके बाद हमें अपने इमोशंस रेगुलेट करने हैं सोशली डिजायरेबल मैनर। फॉर दैट सोशल रेगुलेशन वी विल बी फोकसिंग ऑन रिलेशनशिप, तो इसको बोलते हैं सोशल स्किल्स या रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके साथ आता है हमारा मोटिवेशन। ठीक है, अपने आप को रिकॉग्नाइज करना, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल अवेयरनेस, सोशल रेगुलेशन, और बीच में मोटिवेशन। सिंपल बिल्कुल चीज़। ठीक है, सो दिस इज द फ्रेमवर्क फॉर एआई। अब देखते हैं कि ये चीज़ क्या होती है डिटेल में और उसको कैसे डेवलप किया जाता है। अब सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? सेल्फ अवेयरनेस इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अपने इमोशंस। तुम्हें पता है कि भाई आज मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत, यू नो, भाई आज बात मत कर, मैं बहुत गुस्से में हूँ। सो दिस मीन्स यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज कि इमोशंस ऑफ एंगर हैं, यू आर अवेयर ऑफ योर इमोशंस। ठीक है, अब वो कैसे अवेयरनेस करते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं उसके लिए? मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग जर्नल लिखते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उसने लिखा कि आज मैंने यूपीएससी पीडीएफ खोली और मेरा रोल नंबर आ गया, नाउ आई एम वेरी हैप्पी। तो यू आर अवेयर ऑफ योर इमोशंस एंड यू आर राइटिंग इट डाउन इन योर जर्नल। तो ये हो रही है सेल्फ अवेयरनेस। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? बाय फीडबैक। ठीक है, तुम बोलोगे भाई यार मुझे आज समझ नहीं आ रहा, मेरा मूड ठीक नहीं है, बहुत गुस्सा सा आ रहा है, तो तुम जब बात करोगे, डिस्कस करोगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि क्या इशू चल रहा है, क्या इमोशंस है। ऑलराइट, फिर आता है हमारा सेल्फ रेगुलेशन। अब हमने एक बार अपने इमोशंस पता कर लिए, अब हमें ज़रूरत है उसे रिकॉग्नाइज करने की। ठीक है, दिस इज द एबिलिटी टू मैनेज वंस इमोशंस हेल्दीली एंड कंस्ट्रक्टिवली। अब सबने मुन्ना भाई एमबीबीएस तो देखी ही होगी, उसमें क्या था? डॉक्टर अस्थाना थे, वो क्या करते थे? जब भी गुस्सा आता था, ही स्टार्टेड लाफिंग। तो ऐसे वो अपने इमोशंस मैनेज करते थे, तो इमोशन ऑफ एंगर मैनेज करते थे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो डीप ब्रीदिंग करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट कर देते हैं 10 से। ठीक है, या फिर वॉक पे निकल जाते हैं, डोंट आर्ग्यू विद मी, आई एम गोइंग। ठीक है, तो ऐसे लोग अपने इमोशंस रेगुलेट करते हैं। तो इमोशन रेगुलेशन करने का क्या तरीका हो गया? सम पीपल लाफ, सम पीपल डू टेक डीप ब्रेथ्स, और कुछ लोग वॉक पे निकल जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज सेल्फ रेगुलेशन। हमने जब एक बार रिकॉग्नाइज कर लिए, नाउ वी आर रेगुलेटिंग देम। उसके बाद आता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इमोशनल इंटेलिजेंस। मोटिवेशन के बिना इट इज नॉट इवन पॉसिबल टू प्रैक्टिस ईआई। ठीक है, क्योंकि पीपल विद हाई ईआई आर ऑफन मोटिवेटेड बाय इंटरनल वैल्यूज एंड गोल्स रादर देन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। मोटिवेशन होगी तभी तुम कोई चीज परसू कर सकोगे।
अब थ्री इडियट्स में क्या हुआ? क्या हुआ था थ्री इडियट्स में? रैंचो था, ठीक है? रैंचो वाज़ हाइली मोटिवेटेड, वो क्या कहता था कि साइंस और इंजीनियरिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। और ऑन द अदर हैंड चतुर, वो सब रट्टा मारते थे। रैंचो क्या था? हाइली मोटिवेटेड रहता था। तो ही वाज़ एबल टू सक्सीड इन लाइफ, ही वाज़ एबल टू बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है? वो अपने इमोशंस मैनेज कर पाता था, वो हाइली मोटिवेटेड रहता था। तो उसकी जो सक्सेस हुई, उसमें मोटिवेशन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है? तो उसे पता था कैसे अपने इमोशंस मैनेज करने हैं। वो बोलता था ऑल इज़ वेल, ऐसे वो रेगुलेट करता था, मैनेज करता था और मोटिवेटेड रहता था। ऑलराइट, इसके बाद आता है एम्पैथी, दूसरे के इमोशंस को समझना। विल ओनली बी एबल टू एक्ट एथिकली अगर हम दूसरे के इमोशंस को समझेंगे, ठीक है? अगर हम समझेंगे नहीं तो कैसे एक्ट करेंगे? अब मान लो कि एक सिविल सर्वेंट हो तुम, तुम्हारे पास डिलेमा आ गया, तुम्हें एक स्कीम है, स्कीम चलानी है। ऐसे वो एथिकल डिलेमा पूछता है, केस स्टडी में यही तो पूछता है। तुम्हारे पास डिलेमा आ गया, एक स्कीम है जिसमें एक ओल्ड लेडी है बट उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। फिर इसमें एक और लेडी है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स तो हैं बट शी इज़ फिज़िकली फिट और बाकी सब चीज़ें ठीक है, उसको इस स्कीम की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो किसको ये स्कीम मिलनी चाहिए? तो ये तुम कब कर पाओगे? जब तुम्हारे पास एम्पैथी होगी, ठीक है? जब तुम अपने आप को दूसरे की प्लेस में रखकर देख पाओगे, यू विल बी एबल टू पुटिंग योरसेल्फ इन द अदर शूज़। इसीलिए एम्पैथी इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अब आर्मस्ट्रॉन्ग पा में है, अगर एम्पैथी ना होती तो वो कैसे पीपल्स रोड बनाते? या कंपैशनेट कोई कोड, ऑपरेशन सुलेमानी जो प्रशांत नायर ने चलाया, ठीक है? उन्होंने देखा ना कि खाना वेस्ट हो रहा है, लोग भूखे सो रहे हैं, एम्पैथी दिखाई। उसी के बेसिस पर ही डिवाइस्ड दैट स्कीम। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी। ऑलराइट, इसके बाद आता है हमारा लास्ट क्या? सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स मतलब रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कैसे हम अपने इमोशंस को यूज़ करेंगे। अब कोई भी अच्छा रिलेशनशिप तभी होगा जब हमारे इमोशंस हम मैनेज कर पाएँगे, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वर्क प्लेस हो। तुम कोई भी एग्ज़ाम्पल देख लो, मान लो वर्क प्लेस पर यू बिकेम द बॉस, ठीक है? तुम्हें हमेशा गुस्सा आता रहता है, तुमने एक टॉक्सिक वर्क कल्चर बना दिया वहाँ पर, सबसे चिल्लाकर बात करने लग गए, तो क्या होगा? तुम्हारे सबऑर्डिनेट छोड़ के भाग जाएँगे, कंपनी पूरी डूब जाएगी, वर्क कल्चर पूरा खत्म, क्वालिटी ऑफ सर्विस पूरी खत्म। वो देखो एथिक्स के कीवर्ड्स आ गए, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस, सिलेबस वाले कीवर्ड्स। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें होंगी अगर हम उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाएँगे। ऑन द अदर हैंड तुम इसको अच्छे से मैनेज करना सीख गए, ठीक है? तो फिर क्या होगा? लीडरशिप विल प्रमोट यू, मैनेजर से तुम डायरेक्टर बन जाओगे, तो फिर तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स विल आल्सो ग्रो विद यू, ठीक है? दे विल बी रिटेन्ड, हैप्पी, वर्क कल्चर अच्छा हो जाएगा और क्वालिटी ऑफ सर्विस इंक्रीज़ हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाई सोशल स्किल में भी इमोशंस मैनेज करना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये है हमारा मेन कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क। अब तुम्हें वहाँ पर जो भी आंसर लिखने हैं, इसी फ्रेमवर्क के बेसिस पर लिखने हैं। अभी आगे पीवाईक्यू डिस्कशंस में मैं तुम्हें दिखाऊँगा कैसे ये फ्रेमवर्क अप्लाई करना है। हर आंसर में तुम्हें बस जाकर वहाँ डायरेक्टली ये फ्रेमवर्क अप्लाई करना है एंड यू विल बी एबल टू राइट वेरी, वेरी गुड आंसर्स इसके बेसिस पर। और कुछ नहीं करना, एआई से क्वेश्चन आया, डेफिनेशन रट लो और बस ये फ्रेमवर्क अप्लाई करना सीखो, इसी से पॉइंट्स जनरेट होंगे वहाँ तुम्हारे। और साथ में बढ़िया से एग्ज़ाम्पल लिखो स्पोर्ट्स के, माइथोलॉजी के, ठीक है? अब सिलेबस का पार्ट है हमारा यूटिलिटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस की यूटिलिटी है, ये भी गोलमैन साहब ने ही बोला है। उन्होंने क्या बोला है कि 90% ऑफ टॉप परफॉर्मर्स हैव हाई ईआई। ऑन द अदर हैंड ओनली 20% ऑफ द बॉटम परफॉर्मर्स हैव हाई ईआई एंड 80% रोल प्ले करता है सक्सेस में। तो ये बेसिक डेटा आंसर में लिख देना। अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन की स्टडी, उसकी रिसर्च के बेसिस पे 90% टॉप परफॉर्मेंस का हाई ईआई है और 80% रोल है इसका सक्सेस में, ठीक है? समझ गए हम ऑलरेडी, हमने एग्जांपल देखा कि सक्सेस एट वर्क प्लेस इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ईआई। वही कंपोनेंट्स हैं, इसी को ही अप्लाई किया है। अभी बताया था बॉस वाला एग्जांपल, वर्क प्लेस पे सक्सेस चाहिए तो ईआई होना चाहिए। ड्राइवर ऑफ लीडरशिप पर्सनल एक्सीलेंस, तुम्हें एमएस धोनी जैसा ग्रेटेस्ट कैप्टन बनना है तो तुम्हारे पास ईआई होना चाहिए। तुम्हें ई श्रीधरन जैसा
ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर बनना है या प्रशांत नायर जैसा सिविल सर्वेंट बनना है तो तुम्हें क्या होना चाहिए? यू शुड हैव हाई ईआई। फिर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इंप्रूव करेगी और गुड रिलेशंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईआई। वी हैव ऑलरेडी सी दैट। ठीक है, अब इसके साथ हमारा एक जुमला देख लो। जुमला क्या है? योर ईक्यू एंड नॉट आईक्यू विल डिटरमाइन योर सक्सेस। ठीक है, हो गया ये। अब उसके बाद हमारा टॉपिक में क्या था? यूटिलिटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में। अब गवर्नेंस देखो, गवर्नेंस का क्या मतलब है? पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिटीजन एंगेजमेंट। क्या वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं विदाउट इमोशनल इंटेलिजेंस? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट गवर्नेंस विदाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। कैसे तुम स्कीम्स बनाओगे? कैसे तुम एग्जीक्यूट करोगे उन्हें? ठीक है, मान लो तुम सिविल सर्वेंट हो, सामने राइट चल रहा है, किसी ने तुम्हें प्रोवोक कर दिया, फिर क्या करोगे? तुम प्रोवोकेशन पे एक्ट करोगे, उन पे लाठीचार्ज करोगे, या फिर समझोगे चीज़ को और उसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाओगे? उस सब चीज़ के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ईआई चाहिए। तुम्हें अजीत डोभाल की तरह बनना है। ठीक है, अपना इमोशन कैसे मैनेज करना है और कैसे अपना सोसाइटी के लिए पीसफुल आउटकम्स अचीव करने हैं। यू हैव टू फोकस ऑन दैट। ठीक है, रादर देन कि तुम्हारे पास कोई पब्लिक आ रही है और तुम उन्हें लात मारकर बाहर निकाल रहे हो। दिस इज नॉट टू बी डन। फिर सिविल सर्विसेज वैल्यूज हमने ऑलरेडी देखा। क्या हो रहा है सिविल सर्विसेज वैल्यूज? क्या है हमारी सिविल सर्विस वैल्यू? कंपैशन, इंटीग्रिटी, पब्लिक सर्विस। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी। क्या ये सब चीज़ें अचीवेबल हैं? नो, इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखा हमने प्रशांत नायर का एग्जाम्पल, आर्मस्ट्रांग पामे का एग्जाम्पल। बिकॉज ऑफ these values, because of these emotions, they are able to execute these values, they are able to apply these values. फिर सोसाइटी में पीस हार्मनी चाहिए तो रिलेशनशिप अच्छे चाहिए तो इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। EQ वर्सेस IQ वी हैव ऑलरेडी सीन। और ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनी रहेगी हमारी, क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव होगी। दिखा दिया था बॉस वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, वर्क कल्चर हमारा इंप्रूव होगा। अब मान लो कि तुम बॉस बने हुए हो, घर से तुम लड़कर आए, तो फिर क्या हो रहा है? तुम सारा गुस्सा कस्टमर्स पे निकाल रहे हो, पब्लिक पर निकाल रहे हो, अपने सबॉर्डिनेट्स पर निकाल रहे हो। तो उससे क्या होगा? उससे क्वालिटी ऑफ सर्विस खराब हो जाएगी, वर्क कल्चर खराब हो जाएगा। अगर तुम इमोशनली बैलेंस करोगे, तुम समझोगे कि प्रोफेशनल स्फेयर अलग है और उसके हमारे रिलेशंस अलग हैं, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है, मॉरल ऑब्लिगेशंस है, तो यू विल बी एबल टू मैनेज योर इमोशंस और उसके बेसिस पर तुम एक्ट करोगे। सो दैट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग क्यूओएस एंड वर्क कल्चर। ठीक है, यही इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ऑलराइट, अब इसके बाद एक और जुमला देख लेना कि डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय इमोशंस। बिना इमोशंस के डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अब इसके पीवाईक्यू देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक दो अप्लाइड क्वेश्चन है और हर साल यू विल बी गेटिंग वन क्वेश्चन इससे, तो समझ लो कि कैसे इनको अप्रोच करना है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ इट कैन बी डेवलप्ड इन पीपल? हाउ डज इट हेल्प एन इंडिविजुअल इन टेकिंग एथिकल डिसीजंस? तो कितने सब पार्ट हो गए। पहले हम बताएंगे व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, सेकंड में हम बताएंगे कैसे डेवलप करना है, हाउ डज इट हेल्प एन इंडिविजुअल इन टेकिंग एथिकल डिसीजन। ये हो गया हमारा थर्ड सब पार्ट। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? रट ली थी हमने डेफिनेशन। ठीक है, ये रही डेफिनेशन उसकी। फिर उसके बाद हम डैनियल गोलमैन का फ्रेमवर्क डाल देना, ये डायग्राम ज़रूर बना देना वहाँ पर। ठीक है, या तो इसको यही ऐसे डायग्राम बनाकर दिखा देना या फिर ऐसे 1 2 3 4 5 कर कर लिख देना कि उसमें क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं। ऑलराइट, तो हम ये लिख देंगे। उसके बाद हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि हाउ कैन इट बी डेवलप। अब जो डेवलप्ड वाला पार्ट है उसके लिए हमें वही 5 चीज़ें उठानी है कंपोनेंट में और उन्हीं को ही एक्सप्लेन करना है कि कैसे उसको डेवलप किया जाएगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। कैसे? सेल्फ अवेयरनेस कैसे? माइंडफुलनेस, जर्नल्स। ऑलराइट, फिर सेल्फ रेगुलेशन कैसे करते हैं? वी हैव ऑलरेडी सीन इट, डीप ब्रीदिंग एटसेट्रा।
मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल, अब ये कैसे डेवलप होंगी? जब तुम किसी से बात करोगे, डायलॉग करोगे, डिस्कशन करोगे, तभी डेवलप होंगी। ठीक है? फिर सोशल स्किल अगर वर्क प्लेस पे डेवलप करनी है तो क्या होता है? कैसे हो सकती हैं ये डेवलप? कैसे होंगी? कुछ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, काफ़ी कंपनीज़ में होती हैं ना? सो दिस इज़ हाउ इट विल बी डेवलप्ड इन पीपल। और एम्पैथी कैसे डेवलप कर सकते हैं? वन ऑफ द वे इज़ इनकलकेटिंग वैल्यूज़, वैल्यू एजुकेशन के थ्रू। ठीक है? तो ऐसे इट विल बी डेवलप्ड इन पीपल। ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड सब पार्ट। नाउ हाउ डज़ इट हेल्प एन इंडिविजुअल इन टेकिंग एथिकल डिसीजंस? कैसे हेल्प करेगा? अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें डायरेक्टली वाया एग्ज़ाम्पल समझा सकते हैं। बढ़िया से एग्ज़ाम्पल्स यूज़ कर कर हम समझा सकते हैं और यही फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। ठीक है? उसको ही लिंक कर कर हम बताएँगे कि कैसे एथिकल डिसीजन मेकिंग एक-एक कंपोनेंट उठाओ, बता दो कि कैसे वो हेल्प कर रहा है एथिकल डिसीजन मेकिंग में। जैसे सेल्फ अवेयरनेस, जब सेल्फ अवेयर होंगे तभी हम एथिकल डिसीजन मेकिंग कर पाएँगे। जैसे इन केस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इंटीग्रिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस हेल्प्ड हिम मेक क्रूशियल डिसीजन, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो वहाँ खाली ऐसे एग्ज़ाम्पल लिख कर मत छोड़ देना सरदार पटेल, एग्ज़ाम्पल इमोशनल इंटेलिजेंस सरदार पटेल, ऐसे नहीं लिखना। उसने पूछा है कि कैसे हेल्प कर रहा है एथिकल डिसीजन में, तो तुम्हें वहाँ एक लाइन में ऐसे समझाना पड़ेगा, हाउ इट इज़ हेल्पिंग, कैसे हेल्प किया। ठीक है? तो यही लिख कर बताएँगे। फिर एम्पैथी, वी हैव ऑलरेडी सीन आर्मस्ट्रांग पामे और उनके केस में। अब इसमें क्या हुआ? इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन, जब एम्पैथी होगी तभी हम अच्छे डिसीजन, एथिकल डिसीजंस ले पाएँगे बेस्ड अपॉन फेयरनेस एंड कंपैशन। जैसे मदर टेरेसा ने लिया, एम्पैथी की वजह से पुअर और उनके लिए चैरिटी एस्टैब्लिश की। फिर सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन से क्या होगा? सेल्फ रेगुलेशन विल इंश्योर दैट हम अपने इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें। हम अगर वो रोड रेज कर कर बाहर निकल रहा है, साइड से ओवरटेक कर रहा है रैश ड्राइविंग कर कर, तो हम ये ना करें कि आ भाई, भाई से रेस लगाएगा तू, आजा मैं तेरे को दिखाता हूँ। एक्सेलरेटर फुल कर दिया, उसकी जगह और पता चला दोनों ने आगे जाके गाड़ी ठोक दी। उसकी जगह विल बी एक्टिंग विथ पेशेंस, हम समझेंगे कि लेट इट बी, वी विल नॉट बी मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजंस। अब जैसे इट विल लीड टू मोर एथिकल आउटकम्स, तभी सोसाइटी में पीस रहेगा, वरना तो हर कोई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। ऑलराइट, अब जैसे अशोका द ग्रेट ने क्या किया? आफ्टर कलिंगा वॉर उन्होंने अपने इम्पल्सेस को रेगुलेट किया एंड एम्ब्रेस बुद्धिज्म, लीडिंग टू अ रेन ऑफ मार्क्ड बाय नॉन वायलेंस एंड एथिकल गवर्नेंस। ठीक है? फिर आता है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस से क्या होगा? सोशल अवेयरनेस होगी तभी हम सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझ पाएँगे और उसके बेसिस पर डिसीजन ले पाएँगे। जैसे ज्योतिराव फूले जी ने किया कास्ट सिस्टम के लिए, उनके लिए स्कूल्स एस्टैब्लिश करवाए, प्रमोट किया वुमेन एजुकेशन। ठीक है? फिर रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप इनेबल्स एथिकल डिसीजन मेकिंग बाय इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग अदर्स पॉजिटिवली। जब तुम रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप तभी कर पाओगे और एथिकल डिसीजन तभी ले पाओगे जब यू आर गाइडेड बाय ईआई। जैसे ई श्रीधरन, मेट्रो मैन, ठीक है? उन्होंने एथिकल डिसीजन मेकिंग ली, उसी की वजह से दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट बिकेम अ सक्सेस। कितनी स्टोरी सुनी? कोई करप्शन-वरप्शन की स्टोरी सुनी दिल्ली मेट्रो में? नहीं ना। ऑन द अदर हैंड 2G, कॉमनवेल्थ गेम्स देख लो। कॉमनवेल्थ गेम्स में तो करप्शन ही करप्शन हुआ। ऑलराइट? सो दिस इज़ हाउ यू विल हैव टू आंसर इट। हर कंपोनेंट को बताना पड़ेगा कि कैसे एथिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है? समझ गए? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस? तो इसका भी सिंपल आंसर है। पहले हम स्टार्ट कर देंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिख देंगे, फिर गोल्डमैन चाचा का नाम लिख देंगे, कंपोनेंट लिख देंगे क्या-क्या उसने बताए हैं। अब उसने क्या पूछा है? हाउ विल यू अप्लाई इट इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस? तो सीधे से हेडिंग डाल दो। फिर वही हम 5 कंपोनेंट ले आएँगे विद द हेल्प ऑफ दिस, कैसे उसको अप्लाई करना है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी। एम्पैथी कैसे अप्लाई करी? वही आर्मस्ट्रांग पामे हो गया, प्रशांत नायर हो गए। ठीक है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो गोल्स हैं हमें उसको अचीव करने के लिए वी विल हैव टू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस।
ठीक है? सो दिस इज़ हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस विल वर्क। अब इसी के बेसिस पर तुम अपने पॉइंट्स बनाकर लिख लेना। कंक्लूजन देख लो। अप्लाइंग इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिसेस एनहांसेस लीडरशिप इफेक्टिवनेस, डिसीजन मेकिंग बढ़ाएगा और पॉजिटिव वर्क कल्चर। वही एथिक्स के कीवर्ड्स ले आए हम। ठीक है? बाय कल्टिवेटिंग ईआई, एडमिनिस्ट्रेटर कैन नेविगेट कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस विद लीडिंग टू मोर इफेक्टिव एंड ह्यूमन गवर्नेंस। बस ये याद रखना, इसकी वजह से क्या हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, इट इज़ लीडिंग टू सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, इट इज़ लीडिंग टू ह्यूमन गवर्नेंस। अगर गवर्नेंस को सिटीजन सेंट्रिक बनाना है, जहाँ जो यहाँ पे था ना उसने पूछा यूटिलिटी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हमें उसको सिटीजन सेंट्रिक बनाना है, सो एआई विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल गुड गवर्नेंस के लिए, एथिकल गवर्नेंस के लिए, ह्यूमन गवर्नेंस के लिए। सिंपल, यही सब कीवर्ड्स में वहाँ तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बस घुमा के आंसर लिखना है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अब क्या क्वेश्चन है हमारा? इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। डू यू एग्री विद दिस? यू डिस्कस। तो सिंपल डेफिनेशन, जुमला डाल देंगे। इट इज़ नॉट द विक्ट्री ऑफ हार्ट ओवर माइंड, इट इज़ अ यूनिक इंटरसेक्शन ऑफ बोथ। फिर गोल्डमैन चर्चा के 5 फ्रेमवर्क। मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड अगेंस्ट यू। अब उसने ये पूछा है, सिंपल उसने अप्लाइड पार्ट पूछा है कि उसका बेनिफिट क्या है, कि हम कैसे अपने इमोशंस मैनेज कर पाते हैं। ठीक है? उसका पर्पस यही है कि हमारे इमोशंस हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर पाएँ, रादर देन कि हम हमारा इमोशंस हमें नुकसान पहुँचा सके। तो कैसे कर रहा है? फोस्टरिंग मोटिवेशन। जब एआई की वजह से हम इमोशंस मैनेज कर रहे हैं, तो वी विल स्टे मोटिवेटेड। जैसे पीवी सिंधु ने मल्टीपल डिफीट्स, मल्टीपल कितने भी उसके इश्यूज़ हुए, हाइज़ हुए, लोज़ हुए कॉम्पिटिशन में, हार नहीं मानी, एंड बाय रिगरस ट्रेनिंग एंड सेटबैक्स शी गॉट मेडल इन ओलंपिक्स। ठीक है? फिर ऐसे ही एम्पैथी कैसे हो रही है? एम्पैथी बढ़ा रही है हमारी। कैसे एम्पैथी को हम यूज़ कर पा रहे हैं? जैसे इन केस ऑफ महाभारत, लॉर्ड श्री कृष्णा एम्पैथी ने अर्जुन को हेल्प किया एथिकल डिलेमा को ओवरकम करने में। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग इमोशंस फॉर अस रादर देन अगेंस्ट अस। अगेंस्ट अस भी लिखकर इसमें बताना पड़ेगा। अगेंस्ट अस कैसे यूज हो रहा है, इमोशंस कैसे हो सकते हैं? अब जैसे वही रैश ड्राइविंग वाला एग्जांपल दिया था ना, तुमने कहा कि हाँ भाई, रेस लगा कर दिखाता हूँ कौन ज़्यादा तेज़ है। तुम मुझसे भी आगे ले गए, ठीक है? आगे जाकर दोनों की गाड़ी ठुक गई। सो इट वॉज हार्मिंग यू, इट वर्कड अगेंस्ट यू, अगर तुम उसे बैलेंस नहीं कर पाए, उसे मैनेज नहीं कर पाए। ठीक है? और इसके अलावा क्या हो सकता है? अब वही बॉस वाला एग्जांपल दिया था। तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो, ना तुमसे प्रोजेक्ट मैनेज हो रहा है, ना तुमसे अपने इमोशंस मैनेज हो रहे हैं। ठीक है? टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट तुमने क्रिएट कर दिया, फिर क्या हो गया? कंपनी डूब गई, क्यूओएस भी गया, वर्क कल्चर भी गया। तो ऐसे तुम्हें लिखकर दिखाना है, ऐसे मल्टीपल वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू, और अपना जो 5 वाला फ्रेमवर्क है। ठीक है? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, या फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसी के थ्रू ही, बार-बार मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इसी के थ्रू ही पॉइंट्स जनरेट होंगे वहाँ पर। ऑलराइट, अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कैन दे बी लर्न्ड? पढ़ लिया हमने ऑलरेडी। सिंपल, वही एआई की डेफिनेशन, जुमला, डैनियल गोलमैन समझा, 5 कंपोनेंट्स। अब उस कंपोनेंट्स को उसने पूछा है डिटेल में बता दो, तो डिटेल में बता देंगे। लो, सेल्फ अवेयरनेस, रेगुलेशन, एम्पैथी, मोटिवेशन, एम्पैथी, फिर सोशल स्किल्स या रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कैन दे बी लर्न्ड? डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी सीन इट कैन बी लर्न्ड। कैसे लर्न कर रहे हैं? जर्नलिंग, ब्रीदिंग, फिर डायलॉग, डिस्कशंस, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, उसी के थ्रू इट कैन बी लर्न। तो हर कंपोनेंट को अलग से लेकर बता देना विद एग्जांपल कैसे इट कैन बी लर्न। ऑलराइट, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इसके बाद वी विल बी कमिंग अप विद नेक्स्ट टॉपिक्स अगले लेक्चर में फॉर द एथिक्स। ठीक है? नाउ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग कि करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, उसमें इशू रहता है। इसीलिए टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे करंट अफेयर्स को अप्लाई करना है फॉर बोथ
prelims as well as mains, we have started a new series on weekly 7. ठीक है, इसके अलावा विल ऑल्सो बी ब्रिंगिंग मैनी मैनी मोर इनिशिएटिव्स जैसे कि आंसर राइटिंग, मेंटरशिप. ऑलराइट, सो प्लीज stay tuned. I hope you liked this lecture. All the best and have a great day.